हम डिस्कस कर रहे थे हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो कि करंटली एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इस सीरीज में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, चूज द बैटल फॉट इन 1757 बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला। सवाल पूछना चाहता है कि 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, वो आपको बताना है इन सारे ऑप्शंस को देखने के बाद। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है बैटल ऑफ बक्सर, सेकंड ऑप्शन है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, थर्ड ऑप्शन है बैटल ऑफ तराइन, फोर्थ ऑप्शन है बैटल ऑफ प्लासी। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव लड़ा था अगेंस्ट सिराजुद्दौला 1757 में। लेकिन इतना ही नहीं, आज हम डिस्कस करेंगे इन तीनों अदर ऑप्शंस को, साथ ही साथ प्लासी के युद्ध से संबंधित जो भी तथ्य हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, जिनसे आगे की शिफ्ट्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं बैटल ऑफ प्लासी को। तो बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ था तो सिनेरियो कुछ ऐसा था स्टूडेंट्स कि इंडिया पर जो ब्रिटिशर्स थे वो भी नए नए आए थे। सबसे पहले साउथ इंडिया के पोर्शन में आप इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारा भारत है। सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर फ्रेंच के साथ, ब्रिटिशर्स वर्सेस फ्रेंच, इनके साथ लड़ाई कर रहे थे और इस रीजन में जो भी महत्वपूर्ण शासक थे, इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, उनको हराने का काम कर रहे थे। और कर्नाटक के युद्ध में इन लोगों ने विजय प्राप्त कर ली थी। दे वर द विक्टोरियस इन कर्नाटक युद्ध, जिसके बाद से ये अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करते थे। इस वाले रीजन में यानी बंगाल के क्षेत्र में सिराजुद्दौला नाम का एक व्यक्ति था जो कि बंगाल का नवाब था। ये सब देख रहा था, इसको ये हजम नहीं हो रहा था कि कोई विदेशी आकर के हम भारतीयों को इस तरीके से हरा रहा है। इसीलिए इसको डर था कि जैसा अगर ब्रिटिशर्स साउथ इंडिया में अगर ऐसा कर सकते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि नॉर्थ इंडिया में या वेस्ट बंगाल में भी ऐसा ज़रूर करेंगे। तो इस वजह से सिराजुद्दौला को ये फील हो गया था, इसको एक डर आ गया था। सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स को कंट्रोल करने के लिए जो दस्तक पास किए थे उस पर कंट्रोल करने लग गया, यानी कि ट्रेडिंग पास दिए जाते थे ब्रिटिशर्स को ट्रेड करने के लिए, जिसमें उनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता था, थोड़ी सब्सिडी दी जाती थी। तो सिराजुद्दौला ने सबसे पहले उस दस्तक यानी कि ट्रेडिंग पास को कंट्रोल करना शुरू किया। ब्रिटिशर्स को अवेयर किया कि भाई अब तुम लोग जो मिसयूज़ करते आ रहे हो वो मिसयूज़ अब नहीं चलेगा, तो प्लीज़ या तो अच्छे से काम करो या तो तुम देखो तुम्हारा बॉस यहाँ बैठा हुआ है और वो तुमको कंट्रोल करेगा। ब्रिटिशर्स ने इस बात को मजाक में ले लिया, उन्होंने सीरियसली लिया नहीं। वो पहले की तरह मिसयूज़ करते रहे दस्तक का। ध्यान दीजिएगा, दस्तक क्या है? ट्रेडिंग पास। ये भी सवाल आ सकता है। मिसयूज़ करते रहे ब्रिटिशर्स, तब सिराजुद्दौला को गुस्सा आई। सिराजुद्दौला ने 1756 में, जून का महीना था, गर्मी का महीना था, इसने 150 के करीब अंग्रेज़ों को एक कमरे में बंद कर दिया, उनको सज़ा देने के तौर पर। मारने का अगर इंटेंशन होता सिराजुद्दौला को तो वो वैसे भी मार सकता था। मारने का इंटेंशन नहीं था, लेकिन सजा देना था, उनको महसूस कराना था कि वो गलत कर रहे हैं, दस्तक का मिसयूज़ कर रहे हैं, नवाब के जो भी नियम कानून है उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं, नवाब के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो केवल एक ये रियलाइज़ कराने के लिए उसने एक कोठरी में उनको बंद कर दिया, एक रूम में बंद कर दिया। लेकिन गर्मी के मौसम में ब्रिटिशर्स बहुत गर्मी तो झेल नहीं सकते थे। हम इंडियंस तो भाई कितनी भी गर्मी झेल सकते हैं। अब देखिए, आपको वीडियो बनाने के लिए मेरा पंखा भी नहीं चल रहा है, तो गर्मी झेल ही रही हूँ ना, तो मतलब हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, हम कहीं भी कंपैटिबल होते हैं। ब्रिटिशर्स नहीं एडजस्ट कर पाए हमारी गर्मी के साथ, और कुछ ब्रिटिशर्स जो थे वो उस काल कोठरी में ही मर गए। ठीक है, इस इंसिडेंट को हॉलवेल ने डिस्क्राइब किया है और हम इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, प्लीज़ नोट करते रहिए। ब्लैक होल ट्रेजेडी 1756 में हुई थी, हॉलवेल ने इसको नरेट किया था।
कुछ मर गए। तब ब्रिटिशर्स के पास खबर पहुंची, उन्होंने साउथ इंडिया में जो रॉबर्ट क्लाइव था उसको मैसेज भेजा कि भाई क्या कर रहा है, देख तेरे लोग वहाँ पे मरे जा रहे हैं, जा तू ऊपर देख यहाँ क्या कर रहा है। तब रॉबर्ट क्लाइव नॉर्थ इंडिया में वापस आता है, यहाँ से वापस आता है रॉबर्ट क्लाइव। जब वो वापस आता है तब ये महसूस करता है कि कुछ गड़बड़ी चल रही है, मेरे लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है। तब रॉबर्ट क्लाइव डायरेक्ट अटैक करने के अलावा एक उसके पास ऑप्शन ये था कि वो सिराजुद्दौला के चीफ मिनिस्टर को भड़का सकता था, और यही किया इसने। सिराजुद्दौला का जो चीफ मिनिस्टर था मीर जाफ़र, उसको भड़काया, उसको बहुत ज़्यादा उसको लालच दिया कि अगर तू नवाब बन जाएगा तो मैं तुझे ये दूंगा। तो इस तरीके से उसको भड़काया गया और सिराजुद्दौला के खिलाफ रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी का युद्ध घोषित कर दिया 1757 में। उस टाइम सिराजुद्दौला की आर्मी इतनी बड़ी थी, इतने सारे हाथी घोड़े सब थे कि सिराजुद्दौला को ये था कि भाई मैं तो जीत ही जाऊंगा, तुम अंग्रेज तुम क्या कर पाओगे भाई, तुम्हारे पास इतनी सी तो चीज़ है, तुम्हारे पास रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा कम है, तुम कुछ कर तो पाओगे नहीं। मीर जाफ़र ने भी सिराजुद्दौला को यही कहा कि नवाब जी आप बैठिए, मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ। लेकिन एक्चुअली में जब जो बैटल ग्राउंड था जो प्लासी में है वेस्ट बंगाल में, ये भी सवाल आ सकता है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ वो कौन से स्टेट में हुआ था, तो वेस्ट बंगाल में हुआ था, पलाशी नाम की एक जगह है वहाँ पर। तो मीर जाफ़र जाता है और वहाँ से अंग्रेज़ भी आते हैं, रॉबर्ट क्लाइव उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, दोनों केवल आराम से स्माइल करते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं, कोई युद्ध नहीं होता है। और फिर भी सिराजुद्दौला यानी कि इंडियन रूलर हार जाते हैं, और इस तरीके से सिराजुद्दौला के पास खबर जाती है नवाब आप हार गए हैं। नवाब को बोलते हैं अरे मैंने तो भेजा था मीर जाफ़र को, क्या कर रहा था वो, उसने बहुत मेहनत की लेकिन आप हार गए हैं। और इसके बाद सिराजुद्दौला को कैद कर लिया जाता है और मीर जाफ़र को अगला नवाब बनाया जाता है। तो इस तरीके से हमने समझा बैटल ऑफ प्लासी को स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर की तरफ, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर एक दूसरे से रिलेटेड हैं और कहानी को आगे कंटिन्यू करेंगे। जब सिराजुद्दौला को कैद कर लिया जाता है, मीर जाफ़र को नया नवाब बनाया जाता है, तो कुछ दिन तो मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के साथ काम करता है, जैसे जैसे वो कहते हैं उनकी डायरेक्टरी में काम कर रहा होता है, जो जो वो कहते हैं वही वही करता है। लेकिन कुछ दिन के बाद इसकी भी जो आँखें हैं वो खुल जाती हैं, कहता है भाई मैं नवाब हूँ, तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो, तुम मुझे डायरेक्शन बता रहे हो, चलो चलो तुम अपने हिसाब से नहीं मेरे हिसाब से काम करोगे, ये मीर जाफ़र कहता है। अब ब्रिटिशर्स को गुस्सा आ जाती है, वो कहते हैं हमने तुम्हें नवाब बनाया और तुम ताव दिखा रहे हो, चलो बेटा तुम्हें बताते हैं। तब ब्रिटिशर्स ने मीर जाफ़र को हटा करके एक नया नवाब बना दिया, मीर कासिम। ये भी सवाल आ सकता है कि सिराजुद्दौला के बाद कौन नवाब बनता है, मीर जाफ़र। मीर जाफ़र के बाद कौन बनता है, मीर कासिम। तो कई बार ये सीक्वेंस में आपको अरेंज करने के लिए आता है, सिराजुद्दौला, फिर मीर जाफ़र, फिर मीर कासिम, JNK, याद रखिएगा, पहले J फिर K। मीर कासिम आता है, उससे भी ब्रिटिशर्स की जो एक्सप्लॉयटेटिव मैनिपुलेटिव पॉलिसीज़ थी वो टॉलरेट नहीं होती हैं, लेकिन वो जानता है कि अगर मैं अकेले ब्रिटिशर्स से लड़ाई करूँगा तो मेरे जो एंसेस्टर्स थे उनकी तरह ही मेरा हाल होगा, ठीक है, सिराजुद्दौला या मीर जाफ़र की तरह मेरा हाल होगा, ये लोग मुझे उखाड़ फेंकेंगे। इसीलिए मीर कासिम जो है वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और भाग करके जाता है इस बंगाल के एरिया से यहाँ अवध, जहाँ पर मौजूद होते हैं शुजाउद्दौला। अवध के नवाब शुजाउद्दौला से ये मिलता है और बोलता है कि हम ब्रिटिशर्स को हराएंगे, नहीं तो ब्रिटिशर्स मुझे हराने के बाद आपको ज़रूर हराएंगे, आपकी संपत्ति को ज़रूर हड़प लेंगे, है ना। तब शुजाउद्दौला बोलता है अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, बोलता है हाँ बिल्कुल होगा, मेरे बाद आप ही का तो नंबर है, तो चलिए आप पहले से प्रिपेयर हो जाइए। शुजाउद्दौला बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो चलो। फिर शुजाउद्दौला बोलता है यार हम दोनों से अकेले नहीं हो पाएगा, चलो हम मुग़ल बादशाह के पास चलते हैं। तब ये लोग जाते हैं मुग़ल एम्परर के पास, और मुग़ल एम्परर उस टाइम रहते हैं शाह आलम। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि बक्सर के युद्ध के समय मुग़ल बादशाह कौन थे। तो बक्सर के युद्ध के समय
मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम सेकंड जो थे वो मुगल एम्परर थे ड्यूरिंग बैटल ऑफ बक्सर। जब ये तीनों मिलते हैं तो इन तीनों ने मिलकर के ये डिसाइड किया कि ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कैंपेन करेंगे और इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर को स्टार्ट किया था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। जब बैटल ऑफ बक्सर हो रहा था तो एक तरफ से शुजाउद्दौला और मीर कासिम और साथ ही शाह आलम सेकंड, ये तीनों थे। दूसरी तरफ से अंग्रेज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा था हेक्टर मुनरो। ये भी सवाल में आ सकता है, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा कि बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स को कौन प्रतिनिधित्व कर रहा था, कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, तो हेक्टर मुनरो रिप्रेजेंट कर रहा था। हेक्टर मुनरो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। और इसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली जो ये इंडियन रूलर्स की कंबाइंड आर्मी होती है वो हार जाती है। हेक्टर मुनरो की जो ब्रिटिश आर्मी रहती है वो जीत जाती है। 1764 की बात है। और 1765 में इसी हार के चलते एक संधि साइन की जाती है जिसको हम ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहते हैं। 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की जाती है अंग्रेज़ों और इन तीनों से मिल करके, जिसमें ये बोला जाता है कि आइंदा से शाह आलम सेकंड हो चाहे शुजाउद्दौला हो, ये दोनों कुछ भी एक्शन लेंगे वो अंग्रेज़ों को बता करके लेंगे। और मीर कासिम को तो बोला जाता है बेटा तुमने हमारी थाली में खा के हमारी थाली में छेद किया, चलो हम तुम्हें बताते हैं। मीर कासिम को तो वैसे ही अवॉइड करते हैं, कहते हैं हम तुम्हें बताएंगे। लेकिन इन दोनों को यानी अवध के नवाब को और मुगल बादशाह को कहा जाता है आइंदा से आप कुछ भी काम करेंगे अंग्रेज़ों को बता करके। इससे क्या होता है कि मुगल बादशाह और अवध के नवाब की स्वाधीनता खत्म हो जाती है, इनकी सोवरेनिटी जो है वो खत्म हो जाती है। अब ये अंडर किसके हो जाते हैं? पैरामाउंट पावर ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अंडर में हो जाते हैं। और इस तरीके से 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद वास्तविक रूप से जो ये ब्रिटिशर्स थे इन्होंने अपनी पावर को इंडिया में इस्टेब्लिश किया था। और अब ये कॉन्फिडेंट थे कि अब अगर हमने मुगल बादशाह को हरा दिया, अवध के नवाब को हरा दिया, बंगाल के नवाब को हरा दिया, तो अब हम कुछ भी कर सकते हैं। अब इतना कॉन्फिडेंस इनके अंदर आ चुका था। तो इस तरीके से हमने देखा बैटल ऑफ बक्सर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी मुगल टाइम पीरियड के अंडर में था। ये लड़ा गया था अकबर और राणा प्रताप की आर्मी के बीच में, जिसमें अकबर की आर्मी को लीड कर रहे थे मान सिंह। ये भी आप लिख सकते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में सवाल पूछ सकता है, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मान सिंह। मान सिंह रिप्रेजेंट कर रहा था अकबर को। इनके अगेंस्ट में थे राणा प्रताप और भी कुछ इंडियन रूलर्स। तो ये हुआ हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 में हुआ था। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मान सिंह इंपॉर्टेंट है, राणा प्रताप इंपॉर्टेंट है। राणा प्रताप के पास एक घोड़ा था, अक्सर उससे भी सवाल देखा जाता है। राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक नाम था, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला सवाल है बैटल ऑफ तराइन। अगला ऑप्शन है बैटल ऑफ तराइन। तो बैटल ऑफ तराइन आपके 12th सेंचुरी में हुआ था जब मोहम्मद घोरी ने इंडिया पर अटैक किया था। तो इसमें 1191 में मोहम्मद घोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान लड़ाई होती है, तराइन की युद्ध होता है। तराइन एक जगह है राजस्थान में जिसमें सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी को हरा देते हैं। लेकिन 1192 में 1192 में फिर से मोहम्मद घोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान होता है तराइन के ही क्षेत्र में, और इस बार मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं। और इस तरीके से तराइन के युद्ध में मोहम्मद घोरी की जीत होती है और दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। यानी मोहम्मद घोरी ने ही दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश किया। हाँ, वो रूल नहीं कर पाया, वो अलग बात है, मर गया। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया, लेकिन मोहम्मद घोरी ने ही वास्तव में एक नए साम्राज्य की स्थापना की जिसको हम दिल्ली सल्तनत के नाम से